हेलो एवरीवन। अगर आपने सीए फाउंडेशन का दिसंबर 21 वाला एग्जाम दिया था और आपका भी रिजल्ट अवेटेड है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको छुट्टियों में ही देख लेना चाहिए। कई सारी फैकल्टीज जो है वो अभी से ही एडवर्टाइजमेंट कर रही है कि आपको जो है सीए इंटरमीडिएट का कोचिंग अभी से ही स्टार्ट कर लेना चाहिए। ये बात सही है कि अगर हम जल्दी पढ़ाई करें तो फिर हमारी ऑब्वियस बात है प्रिपरेशन भी टाइमली हो जाएगी और हमारे मेरिट के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। लेकिन बेटा कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी बीच इसमें रहते हैं कि यार हम सीए फाउंडेशन पास होंगे या नहीं होंगे, उसकी गारंटी नहीं है, तो क्या करें हम, क्या हम पढ़ाई करें या ना करें। तो अगर डेफिनेटली आप भी इस कैटेगरी में हैं तो फिर आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने हर वो जानकारी जो आपको सीए इंटरमीडिएट की पता होनी चाहिए वो सब कुछ मैंने आप कवर किया हुआ है। जैसे मैं इसमें आपको बताने वाला हूं बेटा कि सीए इंटरमीडिएट की एलिजिबिलिटी क्या होती है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर, फीस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, सीए इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन के रेलेवेंट जो जो चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे एग्जाम के रूल्स क्या है, पासिंग का क्राइटेरिया क्या है, इंटर ग्रुप सेट ऑफ बेनिफिट जिसके बारे में बहुत कम बच्चे जानते हैं वो क्या होता है, एग्जेम्पशन बेनिफिट क्या है। इसके अलावा क्या आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ग्रुप 1 की पहले करनी चाहिए, ग्रुप 2 की करनी चाहिए, या दोनों ग्रुप की एक साथ करनी चाहिए। आप एग्जाम में जब अपियर करें तो आपको एक एक ग्रुप करके देना चाहिए, क्या दोनों ग्रुप साथ में देने चाहिए, दोनों के फायदे क्या है, नुकसान क्या है। अगर आप मेरिट की तैयारी कर रहे हैं तो वो कौन सा स्टडी शेड्यूल है जो आपको फॉलो करना चाहिए। और अगर आप हॉलीडेज में पढ़ाई करना चाहते हैं, हॉलीडेज में ऑब्वियस सी बात है हमारे पास काफी दिन की हॉलीडेज बाकी है, तो उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स फिनिश कर लेने चाहिए, सब कुछ मैं आपको इस एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। जो लोग पहली बार बेटा इस चैनल पे आए हैं, मैं आपको बता दूं, इंट्रोड्यूस करवा दूं इस चैनल को। ये है विवेक मालू क्लासेस का चैनल बेटा, ठीक है। इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूजफुल कंटेंट जो है आप लोगों के लिए देते हैं। हमारे लास्ट लेक्चर के ऊपर भी बेटा 1000 से ज्यादा लाइक्स आए थे एंड आई एम रियली वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। ओके, मैं हमारी आने वाली बैचेस के बारे में भी आपको बता दूं बेटा। हमारी सीए फाउंडेशन की रिपीटर ओरिएंटेड बैच जो होगी वो 1 फेब से स्टार्ट होगी। इसके अलावा हमारी सीए इंटरमीडिएट की भी एक बैच है जो 1 फेब से स्टार्ट होती है। इसके अलावा बेटा आप सीए फाइनल का भी बैच जो है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये अलग अलग बैचेस जो है बेटा हमारी स्टार्ट होने वाली है और इसके फीचर्स ये हैं कि यहाँ पे आपको आरटीपीज, मॉक टेस्ट पेपर्स, रिवीजन सेशंस, ये सब बिल्कुल फ्री में मिलते हैं, नोट्स कलरफुल मिलती है। इसके अलावा लेक्चर्स बिल्कुल लाइव जो है वो स्ट्रीम किए जाते हैं। इसके रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल सकते हैं, आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी बेटा डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा आपको बता दूं कि सीए फाउंडेशन का मई 22 के लिए एक श्योर शॉट सक्सेस बैच भी हमने स्टार्ट किया है जो 3 जनवरी से स्टार्ट होना है, ठीक है। जो 3 जनवरी से बेटा स्टार्ट होगा वो फोकस्ड बैच है सिर्फ और सिर्फ मई 22 एग्जाम्स के लिए। चलिए, जो लोग मुझे नहीं जानते मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दूं बेटा। मैं हूं सीए विवेक मालू, मैं एक स्पेशलिस्ट हूं बेटा अकाउंटिंग का और मैथमेटिक्स का, एंड आई हैव गॉट इनॉर्मस एक्सपीरियंस इन माय सब्जेक्ट्स। I'll not waste your time. Let us start with the lecture. What is the eligibility to register for CA Intermediate? CA Intermediate 2 तरीके से आप जो है रजिस्टर कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट एंट्री रूट से या फाउंडेशन के रूट से। जो बच्चे डायरेक्ट एंट्री से आ रहे हैं, अगर वो कॉमर्स ग्रेजुएट है, मतलब उन्होंने जैसे कॉमर्स बीकॉम वगैरह किया हुआ है, तो उनको अगर 55% से ज्यादा मार्क्स मिले थे तो डेफिनेटली वो रजिस्टर कर सकते हैं। नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट जो है वो मिनिमम 60% मार्क्स लेकर क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फाइनल ईयर के बच्चे भी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करके बाद में वो जब उनको पास मार्कशीट्स आ जाएंगी वो सबमिट करके उनका रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल से प्रॉपर रजिस्ट्रेशन रेगुलर कर लेंगे। इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स जो होते हैं आईसीएसआई के और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इनके जो इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट्स है वो भी डायरेक्ट एंट्री रूट से हमारे पास रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन इनकी एक शर्त होती है कि जब वो रजिस्टर कर रहे हैं तो उसके पहले उनको एक एक्सक्यूज मी, उसके पहले उनको एक प्रोग्राम जो होता है ICITSS, ये प्रोग्राम को कंप्लीट करना पड़ता है। दैट्स एन इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स। ये आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के पहले खत्म कर देना चाहिए और उसके बाद में एक बार क्या बोलते हैं आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो गई, उसके 9 महीने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, सीए इंटरमीडिएट के लिए अपेयर कर सकते हैं। ये डायरेक्ट एंट्री रूट वालों के लिए है।
जो फाउंडेशन पास हुए हुए बच्चे हैं, जो अभी ऑब्वियस बात है जिन्होंने फाउंडेशन दिया हुआ है, वो जब क्लियर करेंगे तो फिर वो क्लियर कर लेने के बाद में बेटा आप क्या कर सकते हैं, इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। याद रखिएगा इस बात को कि अगर आपका एग्जाम नवंबर होने वाला है तो लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन विल बी 28 और 29 फेब, ओके, जो भी उस मंथ में होगी, ठीक है। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर दैट विल बी 28 और 29 ऑफ फेब, अगर आप नवंबर में अपीयर करना चाहते हैं, क्योंकि 8 महीने का स्टडी पीरियड कंप्लीट हो जाना चाहिए। याद रखिएगा जब आप उसके लिए रजिस्टर कर रहे हैं आपको 12th क्वालिफाई होना भी जरूरी है, क्योंकि सीए फाउंडेशन के लिए तो आप जानते ही है कि सीए फाउंडेशन में आप प्रोविजनली रजिस्टर हो भी जाते हैं, बराबर है, विदाउट पासिंग 12th, लेकिन इंटर के लिए आपको क्वालिफाई करना जरूरी हो जाएगा। इस केस में जो ICI TSS वाला कोर्स है वो इंटरमीडिएट एग्जाम के बाद में भी किया जा सकता है। करना तो सीए फाउंडेशन के बच्चों को भी पड़ेगा ही, लेकिन ये इंटरमीडिएट एग्जाम में अपेयर करने के बाद भी किया जा सकता है। और हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप इंटरमीडिएट अपियर कर लीजिएगा और उसके बाद में जब छुट्टियां रहती हैं उस पीरियड में आप ICI TSS का कोर्स कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या होगा, तो आप ICI की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर ई सर्विसेज के टैब को ओपन करके आप सेल्फ सर्विस पोर्टल पे क्लिक कर लीजिएगा। बस वहां पे आपको सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। सेल्फ सर्विस पोर्टल में जाकर आप अपना इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन के फॉर्म पे क्लिक करिए, वहां पे सारे के सारे इंस्ट्रक्शन भरिए, फॉर्म ऑनलाइन ही सबमिट हो जाएगा। सब कुछ आपको ऑनलाइन ही करना है, पेमेंट वगैरह एवरीथिंग, ठीक है। तो आपको कुछ भी अभी फिजिकल नहीं करना होता है, सब कुछ ऑनलाइन होता है 100%। इसके अलावा जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे आपके पास आपका क्या बोलते हैं 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट स्कैंड होना चाहिए। जो लोग ऑब्वियसली बात है डायरेक्ट एंट्री रूट से आ रहे हैं उनके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्कैंड फोटो, स्कैंड सिग्नेचर, ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए, तभी उसके बाद में ये प्रोसीजर स्टार्ट करिएगा। इसमें भी कुछ स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि फाइल एक सर्टेन MB के ऊपर नहीं जा सकती है, नॉट दैट। वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर आप एक बार इसके लिए सीए इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन 4 साल तक वैलिड होता है, लेकिन अगर 4 साल एक्सपायर भी हो गए उसे एक नॉमिनल अमाउंट 400 के ऊपर रिवैलिडेट कर दिया जाता है। आप 2 तरीके के पेपर्स दे सकते हैं, ठीक है, आप 2 तरीके के स्टडी मटेरियल्स इंस्टीट्यूट से ले सकते हैं, जैसे इंग्लिश और हिंदी, ओके, यानी आप अपनी एग्जाम्स भी हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में दे सकते हैं, और आप स्टडी मटेरियल भी उसमें इंस्टीट्यूट से ले सकते हैं। बस एक बात याद रखिएगा, अगर आप ये कर रहे हैं तो आपको पूरे ग्रुप को एक साथ अपियर करना होता है। मतलब ऐसा नहीं कर सकते आप कि जैसे फर्स्ट ग्रुप कर रहे हैं तो उसके 2 सब्जेक्ट इंग्लिश में दे दो, 2 हिंदी में दे दो, वैसा नहीं चलता है। नेक्स्ट, फी स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, जो लोग फाउंडेशन से आ रहे हैं वो लोग ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों में से कोई एक के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं या बोथ ग्रुप्स के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट एंट्री से आने वाले बच्चे होते हैं वो कंपलसरी दोनों ग्रुप्स के लिए एक साथ रजिस्टर करते हैं, इंक्लूडिंग द आर्टिकलशिप्स, ओके। और इनका फी स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, फी स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि अगर आप 2 ग्रुप्स को एक साथ अपियर करते हैं तो आपको 18,000 का, 2 ग्रुप का एक साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 18,000 रुपए लगते हैं। लेकिन अगर आप एक एक ग्रुप करके रजिस्टर करते हैं तो बेटा पहले तो आपको 13,000 भरने पड़ेंगे, और उसके बाद जब आप फिर से एक बार रजिस्ट्रेशन करेंगे सेकेंड ग्रुप के लिए एक्सक्यूज मी, तो फिर आपको और 11,000 रुपए यानी टोटल 24,000 रुपीज इस केस में लग जाते हैं, जो ऑब्वियसली ज्यादा है। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करता हूं कि आप दोनों ग्रुप्स का रजिस्ट्रेशन एक साथ करेंगे तो आपके 6,000 रुपए जो है वो बच जाते हैं, ठीक है। इसमें रजिस्ट्रेशन फीस, स्टूडेंट एक्टिविटी फी और आर्टिकल असिस्टेंट फी वाला ये जो चीजें बेटा ये सब कवर हो जाती हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि इसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या सिखाए जाएंगे। बेटा सब्जेक्ट्स 2 ग्रुप्स में बांटे गए हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2। हर ग्रुप में 4-4 पेपर्स होते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने पेपर्स हो जाएंगे, ऑब्वियस बात है, ग्रुप 1 में 4, ग्रुप 2 में 4, यानी 8 पेपर्स हो जाएंगे। अकाउंटिंग पेपर 1 है जो 100 मार्क्स के लिए आता है। पेपर 2 में आते हैं कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, जिसमें से कंपनी लॉ आता है 60 मार्क्स के लिए और अदर लॉज होते हैं 40 मार्क्स के लिए। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द थर्ड पेपर, जिसमें आपको पूरा का पूरा कॉस्टिंग सिखाया जाता है, जो 100 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। इसके अलावा टैक्सेशन में इनकम टैक्स आता है 60 मार्क्स के लिए, और इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसमें जीएसटी होता है वो जीएसटी आ जाता है बेटा 40 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट, इसके अलावा ग्रुप 2 में क्या क्या है, तो ग्रुप 2 में पेपर 5 अगेन एडवांस अकाउंटिंग है। आप देख सकते हैं अकाउंटिंग दोनों जगह पे भी है, ग्रुप 1 में भी है, ग्रुप 2 में भी है, ठीक है। दोनों में स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग है।
पेपर 6 में आपको आ जाएगा ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, वो भी 100 मार्क्स के लिए है। पेपर 7 में दो सब्जेक्ट्स कंबाइन किए हुए हैं, एक है इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम जो 50 मार्क्स के लिए आता है, और दूसरा है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, वो भी 50 मार्क्स के लिए होता है। पेपर 8 में भी एक्चुअली दो सब्जेक्ट साथ में आते हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट आता है 60 मार्क्स के लिए, और इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस जो होता है वो आता है 40 मार्क्स के लिए। तो ये आपके टोटल 8 पेपर्स हैं। अब ये ग्रुप 1 के और ग्रुप 2 के, अब इनका पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है वगैरह, ये सब चीजें हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। पहले मैं एग्जामिनेशन के रूल्स के बारे में आपको बता दूं। देखिए, आप अपने आप से एग्जाम अपियर नहीं कर सकते। अपने आप से मेरा मतलब क्या है कि जैसे आपने बस जैसे फरवरी में रजिस्ट्रेशन कर लिया तो फिर आप क्या है डायरेक्टली एग्जाम अपियर कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना होगा, जैसे अगर आप नवंबर एग्जाम देने वाले हैं तो अगस्त के आसपास एक एग्जाम फॉर्म रिलीज करती है इंस्टीट्यूट, वो एग्जाम फॉर्म हर बच्चे को फिल करना होता है अगर उसे नवंबर एग्जाम देना है। ठीक है, अगर आपका एग्जाम मई में होने वाला है तो ये एग्जाम फॉर्म फरवरी के आसपास रिलीज होता है। ठीक है, 5 फरवरी के आसपास रिलीज होता है ये। तो याद रखिएगा, जो भी एग्जाम आप देने वाले हैं ना, उससे 3 महीने के पहले कहीं ना कहीं ये एग्जाम फॉर्म्स रिलीज होते हैं और वो फॉर्म आपको फिल करना ही चाहिए। इसकी फीस कितनी होती है, अगर आप दोनों ग्रुप्स अपियर करना चाहते हैं तो 2700 रुपीज फॉर बोथ ग्रुप्स एंड 1500 फॉर वन ग्रुप। नेक्स्ट, अब पासिंग का क्राइटेरिया क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। पासिंग के लिए आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40% मार्क्स मिलने चाहिए और एग्रीगेट में उस पूरे ग्रुप में 50% मार्क्स आपको मिलने ही चाहिए। ठीक है ना, अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो बेटा आपको उस ग्रुप में आने वाले हर पेपर में मिनिमम 40% तो मार्क्स मिलने ही चाहिए। ठीक है, और आपका एग्रीगेट में 50% तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं चलेगा कि आपको एक सब्जेक्ट में 70 मार्क्स आ गए और दूसरे में सिर्फ 30 आ गए। ठीक है, तो 30 आ जाएंगे तो बेटा आप पास नहीं होने वाले, क्योंकि हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 मार्क्स तो होने ही चाहिए आपको, और इसके अलावा एग्रीगेट में 50% होने चाहिए। ठीक है, नाउ याद रखिएगा ग्रुप में एग्रीगेट का क्राइटेरिया क्या है। देखिए 4 पेपर्स हैं, मैं आपको समझा दूं, 4 पेपर्स हैं तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 400। तो आपको पासिंग मार्क्स कितने लगेंगे 50%, दैट इज 200 मार्क्स। ठीक है, और इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए आपको 40 मार्क्स लगते हैं। इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए 40 मार्क्स लगते हैं और एग्रीगेट में मिनिमम आपको 200 मार्क्स पूरे ग्रुप के मिलाकर हो जाने चाहिए, तब जाके आप उस ग्रुप को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेटा एक एक ग्रुप का पासिंग। और जब आप दोनों ग्रुप्स एक साथ में देते हैं तो एक इंटर ग्रुप सेट ऑफ बेनिफिट भी होता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। अब जैसे यहां पे मान लीजिए 200 मार्क्स का क्या बोलते हैं आपको पासिंग का जरूरत है। अब इसमें आपने, चलिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देख के आपको समझा दूं। जैसे आप मान लीजिए ग्रुप 1 का ये दे रहे हैं, तो आपको अकाउंट्स में आगे बेटा, अकाउंट्स आपका बहुत पक्का है, मान लीजिए आपको आ गए 90 मार्क्स। ठीक है, लॉ वगैरह में आ गए बेटा, लॉ में मिलाकर आपको आ गए 45 मार्क्स। अब यहाँ पे देखें तो 50 से तो कम है, लेकिन 40 प्लस है तो चलता है। ठीक है, इसके अलावा आपको कॉस्टिंग, मान लीजिए कॉस्टिंग भी आपको अच्छा खासा जाता है, आपने इसमें निकाल लिए 50, और इनकम टैक्स और ये इसमें मिलाकर आपने 40 मार्क्स अगर निकाल लिए तो बेटा आप क्या हो जाएंगे, क्या पास होते हैं। टोटल करो 90 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 40, सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 225 मार्क्स। तो ये 200 से ज्यादा है, प्लस आपको हर सब्जेक्ट में 40 से भी ज्यादा है, तो फिर इन दैट केस आप पास हो गए। लेकिन अगर यहाँ पे 40 के जगह 30 हो जाता था और आप इंडिविजुअली अगर आप देखने जाओ तो आप इस सब्जेक्ट में 40 से कम लेकर आए हैं तो आप फेल हो जाएंगे। भले ही एग्रीगेट का टोटल आपका 200 से ऊपर भी हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात को ध्यान में रखिए, तो भी आप फेल ही गिने जाएंगे। चलिए, ये हो गया बेटा एक एक ग्रुप जब आप अपियर करते हैं तो, और जब दोनों ग्रुप अपियर करते हैं तो दोनों ग्रुप्स में आपको पास होना पड़ता है, लेकिन उसमें एक इंटर ग्रुप सेट ऑफ बेनिफिट मिलता है। ये क्या है एग्जैक्टली इंटर ग्रुप सेट ऑफ बेनिफिट? अब मैं आपको एक केस देता हूं यहां पे। जैसे इस केस को स्टडी करिए, एक बच्चा है जिसे ऐसे मार्क्स मिले हैं, पेपर 1 में अकाउंट्स में उसे 90 मार्क मिला, फिर 50 मार्क पेपर 2 में, पेपर 3 में 40 मार्क, पेपर 4 में 60 मार्क, उसका ग्रुप 1 का टोटल हो गया 240, बराबर है, और हर सब्जेक्ट में 40 के ऊपर भी है। तो ग्रुप 1 तो क्या हो गया बेटा, वो पास हो गया, है ना, ग्रुप 1 तो पास हो गया, उसका 200 से ज्यादा आया। वो ग्रुप 2 भी साथ में दिया,
अब ग्रुप 2 साथ में दिया, ग्रुप 2 में उसको सिर्फ 40-40 मार्क आए, मान लीजिए ग्रुप 2 उसका बहुत डिफिकल्ट है ना, उसको बहुत टफ जाता है, उसको सिर्फ 40-40 मार्क्स आए। अब ग्रुप 2 में उसको 40-40 मार्क आए, ग्रुप 2 का टोटल तो सिर्फ 160 हुआ, क्या वो फेल हो गया क्या? नहीं। जब वो दोनों ग्रुप एक साथ देता है तो उसको टोटल इन दोनों की मिला के 400 होनी चाहिए, और उसकी टोटल 400 हो रही है। उसकी टोटल अगर 400 हो गई तो ग्रुप 2 भी पास ही गिना जाएगा, भले ही उसे ग्रुप 2 में सिर्फ और सिर्फ 160 मार्क्स मिले तो भी। इसका मतलब यह है कि कोई स्टूडेंट अगर उसका एक ग्रुप बहुत स्ट्रांग हो और वो दूसरे ग्रुप में सिर्फ पास भी हो जाए और पहले ग्रुप में इतना ज्यादा सिक्योर कर ले कि उधर से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलाकर 200 से जो ज्यादा मार्क्स आते हैं वो मिलाकर वो फर्स्ट ग्रुप भी सेकंड ग्रुप भी अगर साथ में क्लियर कर ले, 400 के ऊपर टोटल उसकी हो जाए, तो डेफिनेटली वो दोनों ग्रुप एक साथ पास हो जाता है। आप देख सकते हैं उसका यहाँ पे टोटल सिर्फ 160 है, फिर भी वो पास कैसे हुआ? क्योंकि उसको पहले ग्रुप में 40 मार्क एक्स्ट्रा मिल गए, 200 के ऊपर 40 मिल गए, वो 40 मार्क्स जो है वो सेकंड ग्रुप में एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड? ये सबसे बड़ा एग्रीगेट बेनिफिट होता है जब आप दोनों ग्रुप एक साथ देते हैं, मतलब ग्रुप 1 का सरप्लस आपका ग्रुप 2 के शॉर्टेज के सामने सेट ऑफ किया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चे का ग्रुप 2 बहुत स्ट्रांग हो तो वो ग्रुप 2 में ज्यादा सिक्योर करके ग्रुप 1 में अगर थोड़े मार्क्स कम भी हो गए तो उसके साथ सेट ऑफ कर सकता है। लेकिन एक बात याद रखना एक्सक्यूज मी, इसमें एक कंडीशन है कि आपको हर ग्रुप में मिनिमम 40 तो आना ही चाहिए, मतलब हर पेपर में मिनिमम 40 मार्क्स तो आना ही चाहिए। अगर एक पेपर में भी 40 से कम हो गया तो बेटा पास नहीं हो सकते। ठीक है, वैसे आपको ये भी बता दूं कि ग्रुप 1 ज्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है और ग्रुप 2 में थोड़ा थ्योरी पार्ट ज्यादा आता है। ठीक है, वैसे तो उन्होंने काफी अच्छे से बैलेंस किया हुआ है, दोनों में भी प्रैक्टिकल और थ्योरी है ही, ग्रुप 1 में भी है ग्रुप 2 में भी है, लेकिन ग्रुप 2 में थोड़ा थ्योरी कंपोनेंट ज्यादा होता है, ग्रुप 1 में थोड़ा प्रैक्टिकल कंपोनेंट ज्यादा होता है। अब इसमें स्टूडेंट्स लोगों को ये भी एक क्वेरी रहती है कि क्या सर हम लोग एक एक ग्रुप करके अगर देते हैं पेपर्स तो हमें क्या बोलते हैं इस तरीके का इंटरग्रुप सेट ऑफ बेनिफिट मिलेगा? मतलब अगर मान लीजिए हम लोगों ने नवंबर एग्जाम में ग्रुप 1 दे दिया और उसमें 240 मार्क्स हमारे आ गए, और ग्रुप 2 फिर हम लोगों ने अगले मई में दिया और उसमें 160 आए, तो क्या ये सरप्लस एडजस्ट होगा? तो बेटा ऐसा नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। ये आपको जो सेट ऑफ बेनिफिट है ये सिर्फ कब मिलेगा? जब आप दोनों ग्रुप एक साथ अपेयर करते हैं। अगर आप दोनों ग्रुप एक एक करके अपेयर कर रहे हैं तो आपको इंडिविजुअली हर ग्रुप में 200 के ऊपर आना चाहिए। यानी अगर आपने ये नवंबर में अपेयर किया, नवंबर 22 में, और आपको 240 आ गए, आप पास हो जाओगे। अगर आपने मई 23 में इसको अपेयर किया और 160 आए तो आप ये वाला ग्रुप फेल हो जाओगे। ठीक है, इस बात ध्यान में रखिएगा इस चीज को। तो ये जो इंटर ग्रुप सेट ऑफ बेनिफिट है ये सिर्फ कब मिलता है? जब आप दोनों ग्रुप एक साथ अपेयर करते हैं, यही सबसे बड़ा एडवांटेज है दोनों ग्रुप्स को एक साथ अपेयर करने का। तो इसका मतलब क्या ये है कि हर बच्चे को दोनों ग्रुप एक साथ देने चाहिए? नहीं बेटा, एक एक ग्रुप करके देने का भी अपना एक बेनिफिट होता है। हर स्टूडेंट अलग होता है, कुछ स्टूडेंट का माइंड पावर बहुत शार्प होता है, कुछ का वैसा नहीं होता है। कुछ ऑब्वियस बात है, कुछ जो है वो थोड़ी धीरे धीरे पढ़ाई कर पाते हैं, लेकिन जितना पढ़ते हैं बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो फिर वो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, अगर आपसे इतना ओवरलोड नहीं हो पाता है, क्योंकि दो ग्रुप्स एक साथ देना एक्चुअली एक ओवरलोड का काम है। ठीक है, अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ अपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो बेटा सेफर साइड पे एक एक ग्रुप करके ही दो, एक एक ग्रुप करके क्लियर करो, श्योर शॉट उसको प्रिपेयर करो और अच्छे से क्लियर कर लो। ठीक है, सबसे बड़ा बेनिफिट एक ग्रुप का यही है कि आपका लोड थोड़ा कम रहता है, आपके पास टाइम अच्छा रहता है, अच्छे से एक ग्रुप को प्रिपेयर करके क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ग्रुप्स के रिस्पेक्टिव बेनिफिट है, मतलब आप एक एक ग्रुप करके दोगे, आपको टाइम ज्यादा मिलेगा, अच्छे से प्रिपरेशन होगा, कोई टेंशन नहीं। आप दोनों ग्रुप एक साथ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है कि हमारे फाइनल के एग्जाम के अपीयरेंस पे कुछ फर्क पड़ेगा? बेटा अगर आप एक ग्रुप करके अपीयर करते हैं और नवंबर में इस ग्रुप को क्लियर कर लेते हैं, या नवंबर में अगर इस चीज को क्लियर कर लेते हैं नवंबर 22 में, तो भी आपका जो फाइनल का अटेम्प्ट आएगा, और जो बच्चा दोनों एक साथ नवंबर 22 में क्लियर करता है उसका जो फाइनल का एग्जाम आएगा दोनों सेम रहेगा। मतलब आप एक एक ग्रुप करके भी दोगे ना तो भी आपका फाइनल का एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा, इस बात को याद रखना। तो ये एक ग्रुप का भी एडवांटेज है कि अगर आप एक एक ग्रुप करके भी दे रहे हो तो भी
आपका फाइनल का एग्जाम पोस्टपोन नहीं होता, वो जब आने वाला है तभी रहेगा। मतलब आपका और उन बच्चों का जो दोनों ग्रुप एक साथ अपेयर करके क्लियर करते हैं, उन दोनों का फाइनल एग्जाम एक साथ में ही होगा। ठीक है, बिल्कुल इस चीज की चिंता मत करिएगा। एक एक ग्रुप करके दोगे तो भी जो फाइनल का एग्जाम रहेगा, और दो दो ग्रुप एक साथ दोगे तो भी जो फाइनल का एग्जाम का पीरियड होगा वो बिल्कुल सेम रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। तो आप अपने पोटेंशियल, अपने स्किल, अपने ग्रास्पिंग पावर को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, बहुत ज्यादा ओवरलोड ना हो जाए उस चीज को ध्यान में रखते हुए बेटा आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बता दिए। दो ग्रुप एक साथ पढ़ने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, सुबह से रात आपको पढ़ना ही है। ठीक है, लेकिन हाँ उसमें इंटरग्रुप सेट ऑफ बेनिफिट भी है। एक एक ग्रुप करके दोगे तो इंटरग्रुप सेट ऑफ बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, लेकिन शांति से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं बेटा एग्जामिशन बेनिफिट्स की। एग्जामिशन बेनिफिट क्या होता है? देखिए, आपको सीए इंटरमीडिएट में बहुत स्पेशल बेनिफिट दिया जाता है जिसे एग्जामिशन बेनिफिट कहते हैं। एक स्टूडेंट ने ऐसे मार्क्स हासिल किए, उसने एक ही ग्रुप अपियर किया, उसे मिले पेपर 1 में 90 मार्क्स, पेपर 2 में 50 मार्क्स, पेपर 3 में सिर्फ 27 मार्क्स, ओ ये तो यहां फेल हो गया, और पेपर 4 में 60 मार्क्स, उसका टोटल 200 से ऊपर है। टोटल कुछ भी हो, लेकिन अगर एक पेपर में 40 से कम आ गया तो फेल हो गया, बराबर है। लेकिन इसका रिजल्ट क्या आया? ऐसा लिखा हुआ है F-EX। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब यह है कि उसे एक एग्जेम्पशन मिला है। जिस सब्जेक्ट में बच्चे को 60 या 60 प्लस मार्क्स मिलते हैं, वो सब्जेक्ट उसे फिर से अपियर करने की जरूरत नहीं पड़ती, एटलीस्ट नेक्स्ट 3 एग्जाम्स तक। मतलब अगले 3 एग्जाम्स तक उसे ये दोनों पेपर वापस नहीं देने हैं। अगर वो फेल भी हो गया तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसको सिर्फ ये 2 ही पेपर देने होंगे, बस उसको नेक्स्ट पेपर में सिर्फ ये 2 पेपर देने होंगे, फिनिश। ये 2 पेपर क्लियर करो और आप पास हो जाओगे। मतलब एग्जेम्पशन बेनिफिट क्या है कि अगर आपको किसी सब्जेक्ट में 60 या 60 प्लस मार्क्स मिलते हैं तो आपको, अगर आप वो बाय चांस गॉड फॉरबिड अगर आप फेल हो गए तो बेटा आप क्या कर सकते हैं, आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो 2 सब्जेक्ट जिसमें आपने 60 प्लस मार्क्स हासिल किए वो नहीं देंगे, जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं सिर्फ उतने ही आपको देने पड़ते हैं। ये एग्जेम्पशन 3 अटेम्प्ट्स तक कैरी होता है। लेकिन एक बात याद रखना, इस एग्जेम्पशन को हासिल करने की एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि आपको सारे पेपर्स में अपियर करना होगा। मतलब अगर आप एक ग्रुप 1 दे रहे हैं, आपको ग्रुप 1 का फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा गया, ग्रुप 2 का ग्रुप 1 का पेपर 2 भी अच्छा गया, पेपर 3 आपका बहुत खराब गया, तो अगर आप पेपर 4 अपियर ही नहीं किए तो इसमें अगर 90 भी आए तो भी वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। आपको एब्सेंट नहीं रहना है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने सारे जो बेसिक रूल्स हैं सीए इंटरमीडिएट के वो सारे स्टडी कर लिए। अब हम लोग जो सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स को आता है कि हम ग्रुप 1 दें, ग्रुप 2 दें या दोनों ग्रुप्स दें, उसके बारे में बेटा बात करेंगे। क्या हम ग्रुप 1 दें, क्या ग्रुप 2 दें, क्या दोनों ग्रुप्स की पढ़ाई करें? तो बेटा सबसे पहले तो आपको बता दूं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आप दोनों की भी स्टडी आप अपने चॉइस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल ज्यादा पक्का है, ठीक है, तो आप ग्रुप 1 की पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका थ्योरी थोड़ा ज्यादा पक्का है, आपको थ्योरी में ज्यादा मजा आता है, तो आप ग्रुप 2 की पढ़ाई पहले स्टार्ट कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स बिल्कुल अलग अलग है। अगर आपको ऑडिट में इंटरेस्ट है, अगर आपको टैक्सेशन में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आपके ग्रुप्स अलग अलग हो जाएंगे। ऑडिट में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको ग्रुप 2 पढ़ना चाहिए। टैक्सेशन में आपको इंटरेस्ट है तो बेटा आपको ग्रुप 1 पढ़ना चाहिए। ठीक है, आपको अकाउंटिंग में, लॉज में, कॉस्टिंग में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको ग्रुप 1 पढ़ना चाहिए। ऐसे तो ये आपको अपने चॉइस के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सा ग्रुप करना है। लेकिन इसके बारे में कुछ स्पेशल चीजें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो आपको मैं बताऊंगा एक के बाद एक। ठीक है, कि आप जो भी ग्रुप स्टार्ट करें वो ग्रुप आपका पहले 3 महीने के अंदर अंदर उसका फर्स्ट रीडिंग बोलो या उसका कोचिंग बोलो खत्म हो जाना चाहिए। आप ग्रुप 1 की पढ़ाई करें या ग्रुप 2 की, लेकिन आपको जो भी ग्रुप आप हाथ में ले रहे हैं उसका फर्स्ट 3 मंथ्स में बेटा क्या करना चाहिए, आपको पढ़ाई खत्म कर लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स हमें पूछते हैं क्या सर हम दोनों ग्रुप्स अपियर करें कि एक एक करके अपियर करें? तो बेटा ये डिसाइड करना कि हमें एक एक ग्रुप करके देना है या दोनों एक साथ देना है, आज नहीं करना है आपको। जब तक रिजल्ट आ रहा है ना तब तक आपको नहीं करना है। ये कब करना है पता है आपको? मान लीजिए जैसा आपका रिजल्ट जो है ना 31 क्या बोलते हैं 20 जनवरी के आसपास आता है, आप कोई भी एक ग्रुप की पढ़ाई चालू कर देते हैं। ग्रुप की पढ़ाई होने के बाद में बेटा 3 महीने आपको लग जाएंगे एक ग्रुप की पढ़ाई अच्छे से कंप्लीट करने में।
जब आपका 3 महीना खत्म हो जाता है ना, जब आपका एक ग्रुप प्रिपेयर हो जाता है, तो फिर आपको डिसाइड करना चाहिए क्या हमें एक ग्रुप देना है या 2 ग्रुप। जब तक 3 महीने होंगे ना, आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि सीए इंटरमीडिएट कितना वास्ट है, क्या आप उसे कोप अप कर पाएंगे या नहीं कोप अप कर पाएंगे। अगर आपको लगने लग जाए कि बहुत ज्यादा वास्ट है, मेरे से इतनी ज्यादा पढ़ाई एक साथ नहीं हो पाएगी, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक एक ग्रुप करके दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है आपका कंफर्टेबली अगर 3 महीने के अंदर अंदर एक ग्रुप अच्छे से पढ़कर हो गया, आपके अंदर पोटेंशियल है, स्टेमिना है, तो फिर आप सेकंड ग्रुप का पढ़ाई स्टार्ट करें और उसके बाद में आप क्या करेंगे बेटा, फिर आप दोनों ग्रुप एक साथ में अपेयर कर सकते हैं। तो व्हाट इज द कंक्लूजन? द कंक्लूजन इज कि आपको जो डिसाइड करना है कि हम एक ग्रुप करके दें या दो दो ग्रुप एक साथ दें, ये डिसीजन आपको अभी नहीं लेना चाहिए। ये डिसीजन आपको 3 महीने बाद लेना चाहिए। कब लेना चाहिए बेटा? 3 महीने बाद लेना चाहिए। 3 महीने में आप पहला ग्रुप पूरा खत्म करने का कोशिश करो। अगर आपका खत्म हो जाता है, अच्छे से खत्म हो जाता है, आपके अंदर स्टैमिना बचा है, पोटेंशियल बचा हुआ है, तो डेफिनेटली आप दूसरे ग्रुप की पढ़ाई चालू करिए। अगले 3 महीने में उसको खत्म करना है और फिर आप दोनों ग्रुप एक साथ अपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पहले 3 महीने में ही लगने लग जाता है कि सिलेबस बहुत वास्ट है, नहीं हो पाएगा अच्छे से, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक एक ग्रुप करके दीजिएगा। ठीक है, सो ये डिसीजन अभी के लिए पेंडिंग छोड़ दो कि हम एक एक ग्रुप करके देंगे या दोनों ग्रुप करके देंगे। रजिस्ट्रेशन तो अपने को दोनों का ही करने का है, तो ये डिसीजन कब लेंगे हम लोग? ये डिसीजन 3 महीने के बाद लेंगे। आपका 3 महीने बाद यानी कब होगा? अगर जनवरी में रिजल्ट आता है तो 30 अप्रैल के आसपास ही आपको ये डिसीजन लेना चाहिए कि हम एक ग्रुप करके देंगे या 2 ग्रुप करके देंगे। 30 अप्रैल तक अगर आपका एक ग्रुप एकदम पक्का हो जाता है, अच्छे से पढ़कर हो जाता है, तो आपको दोनों ग्रुप देने चाहिए। और अगर आपका एक ग्रुप भी अच्छे से नहीं हो पाता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एक एक ग्रुप करके ही देंगे। ठीक है, सो अभी मत डिसाइड करो कि एक एक देना है या दोनों देना है। कब डिसाइड करेंगे? 30 अप्रैल के आसपास डिसाइड करेंगे। वैसे मैं आपको यह भी बता दूं, कुछ बच्चे बहुत फर्म होते हैं, कुछ बच्चों का दिमाग बहुत तेज होता है, डेफिनेटली वो अभी से भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमें दोनों ग्रुप देने हैं। ठीक है, चलिए, हर बच्चा अलग होता है बेटा। आपको कौन से ग्रुप की पढ़ाई पहले स्टार्ट करनी चाहिए बेटा? वैसे तो ये आपके चॉइस पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं हमेशा हमारे सारे स्टूडेंट्स को ग्रुप 1 की ही स्टडीज रिकमेंड करता हूं। उसका रीजन ये है कि आप कोई भी ग्रुप क्लियर करेंगे तो आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाएगी। आर्टिकलशिप में आपको सबसे ज्यादा लॉस और टैक्सेशन का काम आता है, ऑडिट का भी काम आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बेटा टैक्सेशन का रोल मैंने ज्यादातर बच्चों में देखा है कि टैक्सेशन की जरूरत बहुत पड़ती है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ग्रुप 1 की पढ़ाई पहले करिए। इसका एक और रीजन ये भी है कि ग्रुप 1 का जो अकाउंटिंग है और फिर ग्रुप 2 में जो अकाउंटिंग आएगा थोड़ा बहुत कोरिलेट भी करेगा। तो ग्रुप 1 पक्का होगा तभी जाके तो ग्रुप 2 का आप अकाउंटिंग कर पाओगे। आ रहा है बेटा समझ में? ठीक है, सो थोड़ा कहीं ना कहीं रिलेशन आता है, और लॉ सीखोगे तभी आप ऑडिट अच्छे से कर पाओगे। तो ग्रुप 1 के जो सब्जेक्ट्स हैं वो ज्यादा प्रायोरिटी पे होने चाहिए, दिस इज व्हाट आई फील। ओके, इसलिए मैं हमेशा हमारे सारे बच्चों को ग्रुप 1 ही पहले पढ़ने को कहता हूं, क्योंकि ग्रुप 1 के कंसेप्ट क्लियर होने के बाद ग्रुप 2 ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, सो आप अपनी चॉइस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ग्रुप 1 की पढ़ाई पहले चालू करें। अब हॉलीडेज चल रही है, अब हॉलीडेज में आपको कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो आप फिनिश कर सकते हैं। देखिए, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या बोलते हैं, अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम सीए फाउंडेशन क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे हमारे बच्चे जो है ना बेटा 3 कैटेगरी में बढ़ जाते हैं। कौन से? एक, जिनको 100% पता है कि वो पास हो जाएंगे। एक ऐसे बच्चे होंगे जिसे 100% पता है जो फेल होने वाले हैं। और एक ऐसे हैं जो कंफ्यूज्ड ग्रुप में होते हैं कि पता नहीं पास होंगे या फेल होंगे। अगर आप पास होने वाली कैटेगरी में, कुछ सोचो भी मत, सीए इंटर का पढ़ाई स्टार्ट कर दो। आपको अगर 100% पता है, अगर आपको 100% पता है कि आप पास होने ही वाले हैं, तो आप सीए इंटरमीडिएट का पढ़ाई चालू कर दो। अगर आपको हमेशा 100% पता है कि आप पास नहीं हो सकते, तो रिजल्ट का वेट मत करो, सीए फाउंडेशन का फिर से पढ़ाई चालू कर दीजिए। ठीक है, और अगर आप कंफ्यूज्ड कैटेगरी में हैं कि हम शायद पास भी हो सकते हैं, शायद फेल भी हो सकते हैं, तो फिर आपको ऐसे टॉपिक्स पढ़ने चाहिए जो फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में लिंक्ड हो। मतलब जिसको पढ़ने से आपका फाउंडेशन भी पक्का होता है और इंटर भी पक्का होता है, और ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं।
तो वो वाले टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए, सिलेक्टेड टॉपिक्स, और वो सिलेक्टेड टॉपिक्स बेटा मैं आपके लिए यहां पे लेके आया हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं वो सिलेक्टेड टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो अगर आप कंफ्यूज्ड कैटेगरी में हैं, अगर आपको डर लग रहा है, मतलब कुछ भी हो सकता है, तो बेटा आपको बिल्कुल चांस नहीं लेना चाहिए और आप ये सारे टॉपिक्स बेटा पढ़ेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स में से। अकाउंटिंग सब्जेक्ट जब आप उठाओगे तो आपको फ्रेमवर्क फॉर फॉर्मुलेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये पढ़ना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, 10 और 29 ये आपको पढ़ने चाहिए। इसमें से बेटा 5 वाला और 29 वाला जो है वो आपको एडवांस अकाउंटिंग में मिलेगा। कंपनी अकाउंट्स आपको पढ़ना चाहिए। कंपनी अकाउंट्स में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला पार्ट है, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको सब फाउंडेशन में भी थे। इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स बेटा ये इश्यू के रिलेवेंट है ना, तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं हम रिलेट कर पाते हैं फाउंडेशन से, इसीलिए ये वाला आप कर लीजिएगा। ये सब मैंने क्यों कहा पता है, ये सब आपका फाउंडेशन में हो चुका है, इस बात को याद रखिए। फ्रेमवर्क भी आपको फाउंडेशन में हो चुका है, याद है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूअल, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब बेटा फ्रेमवर्क में दिया हुआ है। ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जैसे डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, इन्वेंट्रीज के रूल्स, ठीक है ना, ये सब आपका कहीं ना कहीं फाउंडेशन में हुआ है। तो आप ये वाली कैटेगरीज पहले पढ़ेंगे, ये वाले चीजें अकाउंट्स की पहले पढ़ेंगे। ठीक है, लॉ की अगर हम बात करें तो लॉ में तो बहुत सारी चीजें जो ओवरलैप करती है। जैसे अगर आप कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं तो कंपनीज एक्ट में इश्यू ऑफ शेयर्स के प्रोविजंस आप पढ़ सकते हैं इंटरमीडिएट के, क्योंकि वो आपको फाउंडेशन में भी काम आते हैं अकाउंट्स में, बराबर है, अकाउंट्स में भी आते हैं और लॉ में भी आते हैं। प्रोस्पेक्टस, अलॉटमेंट ऑफ शेयर, सिक्योरिटीज वगैरह जो इंटरमीडिएट में पढ़ाया जाता है, ये सब फाउंडेशन में भी काम आता है। तो ये वाले प्रोविजंस आप पहले पढ़िए। उसके अलावा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके तो पूरे के पूरे 75 सेक्शंस आप अच्छे से पक्का कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको फाउंडेशन में भी है और इंटरमीडिएट में भी है। ठीक है, अगर हम लोग फाइनेंस मैनेजमेंट की बात करें तो बेटा उसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का एक चैप्टर होता है, जो पूरा का पूरा आपने जो फाउंडेशन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी सीखा हुआ है उसको एकदम पक्का करो, क्योंकि वो पूरा का पूरा आपको एफएम में काम आने वाला है। डिस्काउंटिंग, कंपाउंडिंग बहुत ज्यादा काम आने वाला है, नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक वगैरह है ना, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, लीजिंग डिसीजंस, ये सब आपको बहुत काम आता है फाइनेंस मैनेजमेंट में। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर आप एकदम पक्का करेंगे। ठीक है, जो फाउंडेशन का था, स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रोबेबिलिटी, ये सब जो फाउंडेशन के टॉपिक्स थे, इसको आप पक्का कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको इंटर में भी लगते हैं और फाइनल्स में भी लगते हैं आगे जाके। ठीक है, तो इसको एकदम पक्का करिए। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिसे आप इन द मीनवाइल छुट्टियों में पक्का कर सकते हैं, जो आपको इंटरमीडिएट में भी काम आने वाला है और फाउंडेशन में भी काम आने वाला है। आपका दोनों जगह पे काम हो जाएगा। आप भाई पास हो गए तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन अगर गॉड फॉरबिड नहीं हो पाए तो भी आपका नॉलेज वेस्ट नहीं होगा। ये टॉपिक्स आपका फाउंडेशन में भी होने वाला है और इंटर में भी। ठीक है, सो इसको एकदम पक्का करिए। और जो बच्चे मेरिट के लिए प्लान कर रहे हैं उनको किस तरीके का शेड्यूल फॉलो करना चाहिए बेटा, वो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। जो बच्चे मेरिट के लिए प्लान कर रहे हैं, सबसे पहले तो जब तक रिजल्ट नहीं आता है, अगर वो 100% श्योर है कि वो पास होने ही वाले हैं, तो बेटा वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई चालू कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा बहुत डाइसी भी है तो रिजल्ट्स तक आप ये वाले टॉपिक फिनिश कर लो जो हमने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। जो ये टॉपिक्स अपन ने हाईलाइट किए बेटा यहाँ पे, बराबर है, ये टॉपिक्स आप पहले फिनिश कर लो रिजल्ट्स तक। ठीक है, रिजल्ट्स तक ये टॉपिक्स फिनिश कर लो। रिजल्ट आ जाने के बाद, जैसे 15-20 जनवरी के आसपास रिजल्ट आ जाता है, तो पहले 3 महीने में आप क्या करेंगे बेटा, कोचिंग और उसके साथ में एक अपनी रिवीजन भी। कैसा हो जाता है, कोचिंग चलता है, साथ साथ में अपने को अपना भी रीडिंग करते रहना है। ऐसा नहीं, यू शुड नॉट रिलाई 100% ऑन द कोचिंग। तो आपको कोचिंग भी करनी है और थरर रीडिंग भी करनी चाहिए, कोई भी एक ग्रुप की। मैंने तो सजेस्ट किया फर्स्ट ग्रुप ही। तो फर्स्ट ग्रुप का आप रीडिंग अच्छे से पढ़िए, कंप्लीट करिए, कोचिंग कंप्लीट कर लीजिए पहले 3 महीने में। ठीक है, 3 महीने में अगर आपने अच्छे से एकम्प्लिश कर लिया तो फिर आप नेक्स्ट 3 मंथ्स क्या करेंगे, सेकंड ग्रुप का कोचिंग और उसका रीडिंग भी। ठीक है, तो आपके 6 महीने में क्या हो जाएगा बेटा, यानी आप अगर 1 फेब से भी देख रहे हो तो आपका 1 फेब से लेके 31 जुलाई तक बेटा दोनों ग्रुप्स का अच्छे से कोचिंग हो जाता है और एक आपका खुद का रीडिंग भी हो जाता है। प्लस अगले 2 महीने में यानी अगस्त और सितंबर में आप क्या कर सकते हैं बेटा, आप कंप्लीट रिविजन्स कर सकते हैं और दोनों ग्रुप्स का एक साथ सेकंड रीडिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ग्रुप का एक साथ क्या कर सकते हैं आप, रिवीजन कर सकते हैं और क्या बोलते हैं, एकदम पक्का कर सकते हैं उसको। लास्ट 1 मंथ तो आपको बिल्कुल काउंट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि लास्ट 1 मंथ में हर बच्चा
जो सीए इंटरमीडिएट को देगा उसे अपनी फाइनल रिविजन्स करने के लिए टाइम लगता है, आरटीपीस करनी पड़ती है, मॉक टेस्ट पेपर्स करने पड़ते हैं, अमेंडमेंट लेक्चर्स देखने पड़ते हैं, टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी चाहिए। ये सब आपको लास्ट मंथ में करना चाहिए। तो ये एक पूरा का पूरा शेड्यूल है जो आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप जो है अपने क्या बोलते हैं मेरिट का प्लान कर रहे हैं तो। ठीक है, सो आई होप दिस विल हेल्प। और मैं एक और चीज आपको बता दूं बेटा, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो देख रहे हैं कि कई सारी फैकल्टीज बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रही है कि हम लोग क्लासेस जो है वो जैन के पहले ही स्टार्ट कर लें, क्लासेस जो है वो अभी स्टार्ट कर लें, मतलब रिजल्ट्स के पहले। मैं आपको सिर्फ एक ही चीज सजेस्ट करूंगा बेटा, आप क्लास पहले चालू करो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी की करो। मैं देखिए हर फैकल्टी अच्छी है, मैं किसी का ये नहीं करता, ठीक है, लेकिन मैं एक ही चीज आपको बोलना चाहता हूँ, आप क्लास अगर पहले भी चालू करें, ठीक है, तो उनसे पेमेंट के टर्म्स एकदम क्लियर रखिएगा कि इन केस गॉड फॉरबिड अगर आप क्लियर नहीं हुए तो आपका पेमेंट या तो आप मतलब रिफंड आपको 100% मिले, आपका एक भी रुपया उसमें वेस्ट ना हो, या तो आप पेमेंट करिएगा ही मत जब तक आपका क्या बोलते हैं क्लियर नहीं होता। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा बेटा कि आपके पैसे वेस्ट नहीं होने चाहिए, है ना। बिल्कुल ऐसा उस पर एग्री मत करिएगा 10% कैंसिलेशन, 20% कैंसिलेशन, नो। क्लियर हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं क्लियर हुए तो बेटा आपको 100% या तो रिफंड मिलना चाहिए या तो फिर आप उन्हें पोस्ट डेटेड चेक्स दे दीजिएगा जो बाद में ही क्लियर होंगे। ठीक है, सो अंडरस्टैंड, डू दैट वे, डू नॉट वेस्ट योर मनी। ओके, देखिए देयर आर लॉट ऑफ फैकल्टीज गिविंग फॉल्स प्रॉमिसेस आउट देयर। ओके, दे विल रिफंड एवरीथिंग एंड देन डू दिस एंड दैट। ओके, लेकिन बच्चे महीने तक चक्कर मारते रहते हैं, कुछ मिलता नहीं है जल्दी। अंडरस्टैंड, सो दैट्स जस्ट फॉर योर बेनिफिट। आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया, आपको यूजफुल लगता है तो आप डेफिनेटली लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा इसे, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को अगर आपने अभी तक इसे नहीं किया है। थैंक यू सो मच। ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड टू अनदर अमेजिंग सेशन लाइक दिस। ओके, टेक केयर, बाय बाय।